स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल भयंकर लाइटनिंग विस्फोट। आह! पीड़ा की चीखें उठी। आदर्श ने दुश्मन की तरफ देखा और देखा कि कुछ बैटल मैजिशियनों को सफेद चिन्हित भेड़ियों ने पकड़ लिया। सफेद चिन्हित भेड़ियों को पता था कि एक साथ कैसे काम करना है और वे अलग थलग पड़े मैजिशियनों पर अटैक करते रहे। हर आंसू और कटने से रेत लाल हो जाती। लानत है, उस समनकर्ता को मार डालो। शेर जैसा दिखने वाला भूरे रंग का अफ्रीकी बाल वाला एक मैजिशियन गुस्से से चिल्लाया। शायद फिर भेड़ियों की रक्षा उत्कृष्ट थी और उनमें से कुछ कमांडर लेवल के प्राणियों के समान ही मजबूत थे। बाकी सभी योद्धा लेवल के अग्रिम काल में थे। मैजिशियनों के एक ग्रुप लगातार स्पिलो के साथ उन पर अटैक किए बिना उन्हें मारना मुश्किल था। सफेद चिन्हित भेड़िए भी बेहद चालाक थे। वे कभी भी आगे नहीं रहते थे बल्कि किनारों पर घूमते थे और उन मैजिशियनों को निशाना बनाते जो विशाल सफेद भेड़ियों द्वारा उड़ाए जाने के बाद अलग थलग पड़ जाते। लगभग हर मैजिशियन जो फंस गया था सफेद चिन्हित भेड़ियों द्वारा बुरी तरह घायल हो गया। भेड़ियों का झुंड सेना को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा था। अफ्रीकी मैजिशियन को समझ आ गया कि उन्हें पहले किसे खत्म करना चाहिए। कई प्रतिभाशाली मैजिशियन पूरी सेना का सामना करने में सक्षम थे। समन बीस्ट की मौत वास्तव में बुलाने वाले के लिए कोई नुकसान नहीं था। इसलिए बालों वाले कमांडर ने तुरंत बैटल मैजिशियनों को अपने विनाशकारी स्पिलो के साथ आदर्श को निशाना बनाने का ऑर्डर दिया। आइस मैजिशियन सेना का मुख्य हिस्सा था। इन युद्ध मैजिशियनों की सुरक्षा सुनिश्चित थी और उन्होंने जल्द ही आदर्श पर एक बड़ा बर्फीला तूफान बुलाया। ऊपर से हिमस्खलन के पैमाने पर बर्फ नीचे आ रही थी और बर्फ से बने ताबूतों और बर्फ की जंजीरों के साथ मिल गई। आदर्श ने अपना सिर उठाया, उसे लगा कि जैसे उसके ऊपर की पूरी जगह ढक गई है। वो आसमान को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। बर्फ इतनी अधिक मात्रा ने उसके लिए बचने का रास्ता नहीं छोड़ा। आदर्श! भेड़िया आदर्श से करीब 500 मीटर पीछे थी। वो घबराकर चिल्लाई जब उसने देखा कि आदर्श भागने के लिए ब्लिंक यूज नहीं कर रहा। पास मत आओ। आदर्श स्थिर खड़ा रहा। बर्फानी तूफान की छाया ने उसके छोटे से आकार को पूरी तरह निगल लिया। साइलेंट थंडर हैंड। आदर्श ने अपनी बाजू ऊपर की ओर मोड़ ली जिससे एक गहरे पर्पल रंग की रोशनी निकली और रोशनी आदर्श से चिपक गई और उसके चारों ओर 3 मीटर की परिधि में एक अवरोध बना दिया। बाधा के भीतर की पर्पल रोशनी तब बेचैन होगी जब आइस मैजिक उससे टकराया। ऊर्जा उसके भीतर तेजी से घूमने लगी जैसे लाइटनिंग से चलने वाला डायनेमो। आइस मैजिक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आइस मैजिक मशीन की ऊर्जा को पुनः भर रहा था। आदर्श ने अपनी बाजू पूरी तरह फैला दी। हैंड ऑफ साइलेंट थंडर का क्षेत्र काफी बड़ा हो गया जिससे उसमें धारण करने वाली ऊर्जा की क्षमता और बढ़ गई। आइस का मैजिक लाइटनिंग में तब्दील हो गया। शायद आप लोगों को वो इक्विपमेंट याद होगा जिससे आदर्श एक बार एक स्पिल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है लाइटनिंग स्पिल में। तो उस साइलेंट थंडर हैंड का आदर्श अभी यूज कर रहा है। ड्रॉप जोन से गुजरने और आदर्श पर लगातार अटैक करने के बाद लाइटनिंग के मोटे बोल्ट में बदल गया। लाइटनिंग तेजी से चमकने लगी। आदर्श के बाल किसी क्रोधित राक्षस की तरह खड़े हो गए जबकि उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकल रही थी। सैनिक केओस तूफान के बीच आदर्श को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या वह आदमी वास्तव में एक इंसान था? ऐसा लगा जैसे उसने सभी बर्फ के स्पिलों का अवशोषित कर लिया हो। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जितना अधिक वह स्पिलों से प्रभावित होता, उसके चारों ओर चमकती लाइटनिंग उतनी ही अधिक भयानक होती जाती। आदर्श के शरीर से कई 100 मीटर लंबी लाइटनिंग की किरणें अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी जिससे जमीन पर झुलसने के निशान पड़ गए। बिजली की चमक बेहद तेज थी। एक शैडो मैजिशियन आदर्श पर घात लगाने की योजना बना रहा था लेकिन लाइटनिंग की चमक से बहुत जमीन पर गिर गया और ऐंठने लगा। लाइटनिंग की और भी स्ट्राइक्स आगे की ओर बढ़ी जैसे हाई वोल्टेज लाइटनिंग की लाइनें अचानक आधी टूट गई। लाइटनिंग ही इन स्ट्राइक्स ने कई सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। वे मामूली संपर्क से ही लगभग तुरंत बेहोश हो गए। आसपास के लोगों पर बेतरतीब ढंग से फेंकी जा रही भयानक लाइटनिंग के बोल्टों के अलावा आदर्श मुंह तो एक लाइटनिंग का बादल था जिसने भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित कर ली थी। लाइटनिंग एक्सप्लोजन। साइलेंट थंडर के हैंड की लाइटनिंग सैनिकों की सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर उड़ी। लाइटनिंग के बोल्ट अपने साथ कुछ 100 मीटर लंबे और अधिक घातक लाइटनिंग के आर्क लेकर आए। वे जमीन और हवा में तेजी से उड़े और विस्फोटों ने उन क्षेत्रों को चीर दिया जिन्हें उन्होंने कवर किया था।
हवा में एक तीखी चीख गूंज उठी। आगे का इलाका अचानक सफेद लाइटनिंग की चमक से भर गया। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया अचानक सफेद हो गई। वह तीखी चीख जल्द ही गायब होगी। वहां अजीब तरह से शांति थी। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कुछ क्षणों तक रही और फिर 600 मीटर से अधिक लंबी लाइटनिंग की कौंदे बेतहाशा नाचने लगी। कुछ सेकंड बाद बहरा कर देने वाली धमाकों के साथ एक बेहद बड़ा विस्फोट होता है। लाइटनिंग के विशाल बोल्ट से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सभी दिशाओं में शक्तिशाली शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिससे अवरोध और आइस मैजिक की रक्षा करने वाली सुरक्षा व्यवस्था टूट गई। अवरोध के पीछे छिपे आइस मैजिशियन हवा में उड़ते घास के डंठलों की तरह उछल गए। कैप्टन अनरजीत उस समय शॉक रह गया जब उसने देखा कि उनके लोग लाइटनिंग की चपेट में आ गए हैं। यह क्षति पहले से ही सुपर लेवल के बराबर थी। एक एडवांस फिर संभवतः इतने चौंकाने वाला नुकसान कैसे उत्पन्न कर सकता है? यदि वह जानता कि समनर इतना शक्तिशाली है तो वह वाणी पर अपना टाइम बर्बाद क्यों करेगा? हेडी आदर्श के ठीक पीछे खड़ी थी और विस्फोट के बाद पीछे छोड़े गए धुएं से भरे खड्डों को घूर रही थी। उसे सदमे से उभरने में कुछ टाइम लगा। आदर्श को अभी सुपर लेवल तक पहुंचना बाकी था, फिर भी उसके पास पहले से ही सुपर मैजिशियन की ताकत थी। हेडी ने सोचा कि फायर स्वैम्प सरपेंट उसका सबसे मजबूत विनाशकारी स्पिल था, क्योंकि इसके लिए लंबे टाइम तक स्पिल को चैनल करने की आवश्यकता थी। हालांकि और स्पष्ट था कि उसके पास एक से एक अधिक विनाशकारी स्पिल थे जो एक एडवांस स्पिल के लेवल को पार कर चुके थे। ऐसी शानदार टुकड़ी के एक व्यक्ति के हाथों इतनी बुरी तरह हार की कल्पना करना काफी मुश्किल था, लेकिन लाइटनिंग के विस्फोटों ने टुकड़ी के अनगिनत सैनिकों को मार डाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी फॉर्मेशन पूरी तरह से नष्ट होगी। हेदी, उस आदमी को नीचे ले आओ, आदर्श ने भारी सांस लेते हुए कहा। कौन सा? हेडी ने उलझन भरी नजर में पूछा। मैंने जो शैडो भेजी है उसका पीछा करो। आदर्श थोड़ा थका हुआ था, लेकिन वो अभी भी फैंडिश नाइट के साथ एक शैडो को बुलाने में कामयाब रहा। शैडो आदर्श के शरीर से निकलकर एक निश्चित दिशा में प्रेत की तरह तैरने लगी। हेडी ने जल्दी से उस ब्लैक शैडो का पीछा किया। अब क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बेहद पीला पड़ गया है, क्या तुम ठीक हो? कुणाल ने जल्दी से आदर्श की मदद करने के लिए आया। अगर अब कोई उस पर अटैक करता तो वह खत्म हो जाता। उनकी संख्या बेहद ज्यादा है, वे बेहद जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमें उनके कमांडर को तब तक पकड़ना चाहिए जब तक वे अभी भी घबराए हुए हैं, ताकि हम बचकर निकल सकें, आदर्श ने उससे कहा। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल मेजर जनरल को पकड़ना। हेडी ने आदर्श की परछाई का पीछा करते हुए जल्द ही अफ्रीकी मुद्रा में मैजिशियन को लिया। वो आदमी भी लाइटनिंग के विस्फोट में फंस गया था। उसके बाल झुलसकर काले हो चुके थे। वो पूरी तरह से कालिक में लिपटा हुआ एक दुखी भिखारी जैसा दिख रहा था। शैडो चुपके से बैटल मैजिशियन के पास पहुंची और उसे जकड़ लिया। डार्क मटेरियल उसके शरीर में घुस गया और उसकी चलने फिरने की क्षमता को कमजोर कर दिया। मेजर जनरल की रक्षा करो, एडवांस युद्ध मैजिशियनों ने चिल्लाकर कहा जब उन्होंने किसी को अपने कमांडर की ओर आते देखा। जैसे ही हेडी मेजर जनरल के पास उतरी, आसपास के लगभग सभी सैनिक उसकी ओर दौड़ पड़े। हेडी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी बैटल मैजिशियनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा। वह व्यक्ति जितना इंपॉर्टेंट था, बंदक के रूप में उतना ही मूल्यवान। बैटल मैजिशियनों से लड़ते रहना निरर्थक था और इसके अलावा वे वर्तमान में दुश्मन के इलाके में थे। वे आसानी से विदेशियों को दोषी ठहरा सकते थे और उन पर सेना पर अटैक करने का आरोप लगाकर उन्हें मौके पर ही मौत की सजा दे सकते थे। यह कई देशों में बेहद आम बात थी। युद्ध सिम्फनी। हेडी ने कई अजीबोगरीब नोट बनाए थे जो उसके आसपास के वातावरण में निष्क्रिय पड़े थे। जब हेडी ने जोर से चीख मारी तो नोट घातक स्वरों में बदल गए और बैटल मैजिशियनों के कानों में गूंजने लगे। युद्ध मैजिशियनों के कानों में तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो लोग उसके पास पहुंच रहे थे वे पीड़ा से चिल्ला उठे। साउंड एलिमेंट से बचाव करना सबसे मुश्किल था। यह अपने टारगेट के कान के पर्दों या दिमाग में भयानक साउंड उत्पन्न कर सकता था और उन्हें पागल बना सकता था। बैटल मैजिशियनों के कान और नाक से खून बहने लगा जब वे जमीन पर गिरे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, भले ही उन्होंने अपना कान ढकने की कोशिश की हो। हेडी पहले से ही उन पर आसानी से अटैक कर रही थी और उसने सैनिकों को मारने की योजना नहीं बनाई। उसके लिए अपनी ताकत से कुछ एडवांस मैजिशियनों को खत्म करना बेहद आसान होगा। बैटल सिम्फनी ने कई एडवांस्ड बैटल मैजिशियनों को जमीन पर गिरा दिया।
इंटरमीडिएट मेटल मैजिस्ट्रो ने अब और करीब आने की हिम्मत नहीं की। हेडी ने देखा कि मेजर जनरल हिलने में असमर्थ था, इसलिए उसने उसे टेलीकिनेसिस से उठाया और गिरे हुए सैनिकों के ऊपर से कदम रखते हुए आदर्श और कुणाल के साथ जल्दी से फिर इकट्ठा हो गई। उन्होंने जनरल को पकड़ लिया। कैप्टन अनर्जीत, भूरे पीले रंग की वर्दी पहने कुछ आइस मैजिशियन पूरी तरह पागल हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे कुछ युवा मैजिस्ट्रेट से इतनी बुरी तरह हार जाएंगे, ना ही उन्हें उम्मीद थी कि उनके कमांडिंग ऑफिसर को दुश्मन द्वारा बंधक बना दिया जाएगा। युवा मेजर जनरल गंगमा सेना में बेहद इंपॉर्टेंट इंसान था। भले ही उनकी कल्टीवेशन प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने युद्धों में बेहद बड़ा योगदान दिया था। यहाँ तक कि आसमान में कैप्टन अनरजीत भी पागल हो गया जब उन्होंने जनरल को दुश्मन के हाथों में गिरते देखा। उन्होंने तुरंत जमीन पर अपने आदमियों को कोसा। अनरजीत सेना में सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन वाणी के बराबर थी, क्योंकि उन दोनों के पास सुपर लेवल पर केवल एक एलिमेंट था। भले ही अनरजीत का थोड़ा ऊपरी हाथ था, लेकिन वह इस आदमी को हराने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो विभिन्न प्रकार की मैजिक इक्विपमेंट और वस्तुओं को निकालना जारी रखता था। वाणी भी बेवकूफ नहीं था। जब उसने देखा कि कैप्टन उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे आदर्श और हेडी ने पकड़ लिया, तो उसने अनरजीत को बिजी रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुणाल, आदर्श, तुम्हारे भेड़िए जल्द ही गायब हो जाएंगे, कुणाल ने कहा। आदर्श की ऊर्जा पागलों की तरह तेजी से खर्च हो रही थी। बीच टाइड एक शक्तिशाली स्थिर था, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थी। विशाल सफेद भेड़िए सबसे पहले गायब हो गए। उनके पास चांद जैसी सफेद रालें दिखाई दी, जो उन्हें वापस बुलाने वाले विमान की ओर खींच ले गई। विशाल सफेद भेड़ियों की हरकतों के बिना बैटल मैजिशियन जल्द ही फिर से फॉर्मेशन में इकट्ठा हो गए। हवा के तेज झोंकों से मजबूत हुए विशाल आइस पिल आदर्श और अन्य लोगों पर हावी हो गए। धूल भरी हवा और अंधा कर देने वाली बर्फ ने लगातार आदर्श, हेडी और कुणाल को पीछे धकेल दिया। अब उनके पास आहन और बर्फ में फंसे अन्य लोगों के करीब जाने का मौका नहीं था। आदर्श ने सुझाव दिया, चलो अभी पीछे हटते हैं। मुझे संदेह है कि वे आहन और अन्य लोगों के साथ कुछ भी करेंगे जब तक हम इस आदमी को बंधक बनाकर रखेंगे। उसने दुश्मन के फॉर्मेशन को बाधित किया होगा, लेकिन सेना अभी भी उनके लिए एक बड़ा खतरा थी। इसमें कम से कम एक दर्जन एडवांस मैजिशियन थे और बाकी इंटरमीडिएट मैजिशियन फॉर्मेशन में पंक्तिबद्ध हो सकते थे। एक फॉर्मेशन में होने से या तो उनके स्किल मजबूत हो जाते, या मैजिशियनों की एक निश्चित संख्या तक पहुंचने पर उन्हें विशेष प्रभाव मिलते। अगर अन्य लोग आश्चर्यचकित होने के बाद बर्फ में फंसे नहीं होते, तो वे सेना के खिलाफ एक मौका पा सकते थे। आहन की रक्षा ने आदर्श को अपने विनाशकारी स्पिलों को जारी रखने की परमिशन दी, लेकिन वो यह स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका कि यह पहली बार नहीं था जब आहन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ था। वाणी अभी भी उस आदमी से लड़ रहा है, हेडी ने आकाश की ओर इशारा करते हुए। चलो उसकी चिंता मत करो, आदर्श ने निर्दयता से कहा। तीनों ने निर्णायक रूप से पीछे हटते हुए अपास और मेजर जनरल को साथ लिया। स्विलो की लहरें उनका पीछा करती रही। कुणाल और हेडी आदर्श की रक्षा के लिए उसके करीब रहे। दोनों घायल भी हुए, मुख्य रूप से दुश्मनों की भारी संख्या के कारण, जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। इसके अलावा शैडो मैजिशियन, विंड मैजिशियन और अर्थ मैजिशियन बेहद चालाक थे। वे मैजिशियन उन्हें स्पिलों का जाप करते समय परेशान करते रहे, इसलिए वे अपने अधिकांश स्पिलों का यूज करने में असमर्थ थे। कुणाल, मैं ब्लिंक का यूज करने जा रही हूँ, हेडी ने कहा जब उसने महसूस किया कि फायर एलिमेंट की एक विशाल ऊर्जा पीछे से उनकी ओर बढ़ रही। यह एक जादुई फॉर्मेशन द्वारा मंत्रमुग्ध एक उग्र फीस्ट है। कुणाल चौंक गया। बैटल मैजिशियन उनकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली थे। वे विशाल सफेद भेड़ियों और लाइटनिंग के विस्फोट से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, फिर भी वे अभी भी इतना शक्तिशाली मैजिक कर सकते थे। कुणाल की स्पीड पहले ही धीमी हो चुकी थी। वो आदर्श और हेडी से थोड़ा पीछे था। उसने अपनी इच्छा शक्ति हवा में फैलाई और पूरे क्षेत्र में हीरे जैसे बर्फ के क्रिस्टल को बुलाया। बर्फ के हीरे लयबद्ध तरीके से दिखाई दिए। वे बहुभुजों में मिल गए और तेजी से रेत के गड्ढे में एक मोटी बर्फ का दर्पण बन गया, जिस पर कुणाल की नजर टिकी हुई थी। बर्फ के बहुभुज एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ गए और एक अष्टकोणीय आकार के विशाल शानदार आइस शेड में बदल गए।
मैजिक फॉर्मेशन से मंत्रमुग्ध अग्नि मुट्ठी सीधे बर्फ पर उतरी, जिससे बर्फीली ढाल लाल हो गई। बर्फीली शील्ड बेहद मजबूत थी। भीषण लपटों के बावजूद भी इसमें जरा सी भी दरार नहीं आई। उसने अपने चारों ओर फैली फ्लेम्स को भी बुझा दिया, जिससे हेडी को अपना मैजिक चलाने का पर्याप्त टाइम मिला। ब्लिंक! हेडी को राहत मिली। उसने एक बड़ा स्टार कॉन्स्टलेशन बनाना शुरू किया। बाकी चार लोग चांदी की चमक से घिरे हुए थे। जैसे ही रोशनी अपने चरम पर पहुंची, क्रिस्टल और धूल हवा में बिखर गई और जमीन को छूने से पहले ही पिघल गई। अगले ही पल पांचों बेहद दूर फिर से प्रकट हुए। आदर्श ने पलटकर देखा कि कुणाल की आई शील्ड अभी भी अपनी जगह पर थी। इससे आदर्श को मैजिक करने के लिए टाइम मिल गया। मेरी बारी, आदर्श ने कहा। फायर मैजिशियनों, आइस मैजिशियन, विंड मैजिशियन और कुछ लाइटनिंग मैजिशियनों द्वारा डाले गए स्पेल कभी बंद नहीं हुए। वे स्पेल अपने आप में बेहद शक्तिशाली नहीं थे। वास्तव में आदर्श और उसका दल आसानी से उनसे बच सकता था, लेकिन जब स्पेल मिलकर आसमान से बरसने वाली रंगीन बारिश में बदल गए तो निश्चित रूप से उसके नीचे रहना सही नहीं था। कुणाल और हेडी और भी घायल हो गए, जबकि एक हिमखंड ने आदर्श की पीठ पर अटैक किया जब वह आपास की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। आज के मैजिक से लगा घाव तेजी से बिखरता गया। आदर्श ने कमान संभाली और ब्लिंक मैजिक यूज किया। पांचों लोग एक बार फिर बैटल मैजिशियन से काफी दूर चले गए। दुश्मन की संख्या काफी थी, जिससे आदर्श और उनकी टीम पर भारी दबाव पड़ा, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी था। एनिमीज अपनी फॉर्मेशन को बनाए रखते हुए सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ने में असमर्थ थे। दो बार ब्लिंक के बाद पांचों का ग्रुप आखिरकार दुश्मन के मैजिक की सीमा से बाहर हो गया। वे कुछ 100 मीटर दूर भाग गए और मिस्र के सैनिकों की नजर से पूरी तरह ओझल हो गए। बस आत्मसमर्पण कर दो और हम तुम्हारे साथ नरमी बरतने पर विचार कर सकते हैं। मुझे जाने दो और युवा मेडुसा को सौंप दो, और हम ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा घृणित व्यवहार मिस्र की सेना की इच्छा के विरुद्ध है, और ऐसा करने वाले अधिकांश लोग भयानक मौत मरते हैं। मेजर जनरल, गंगमा ने उन्हें धमकी दी। आदर्श की लाइटनिंग के विस्फोट में फंसने के बाद उस लड़के की त्वचा बरकरार नहीं थी। यह झुलस गई थी या फफोले पड़ गए थे। ताकत के मामले में वह कैप्टन अनर्जी के लेवल के 10वें हिस्से तक भी नहीं था। सेना में वास्तव में उच्च पद के अधिकारी थे जिनके पास उल्लेखनीय ताकत नहीं थी। आदर्श ने देखा कि अनरजीत पहले सिर झुकाकर उस आदमी से उसकी राय पूछ रहा था, इसलिए उसने लाइटनिंग विस्फोट करने के बाद उस आदमी पर अपनी नजरें गड़ा दी। आहन की सुरक्षा गारंटी देने का यही एकमात्र तरीका था, क्योंकि मिस्र की सेना अपने अपराधों को छिपाने के लिए उन सभी को मार सकती थी। आदर्श ने बिना कोई दया दिखाए जनरल के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। गंगमा का चेहरा पहले से ही लाइटनिंग से झुलस चुका था। आदर्श के थप्पड़ ने उसका चेहरा लगभग पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आदर्श ने सभी तरह के अधिकारियों को देखा। वो अपने देश में किसी भी इंसान को लात मारने के लिए साहसी था। भले ही वो अपने देश में किसी भी स्थिति में हो, फिर भी मिस्र में एक साधारण जनरल ने उसके सामने उच्च और शक्तिशाली होने के नाटक की हिम्मत कैसे की। तुम छोटे बदमाश, अगर तुम्हारा हमारे पास या हमारे साथ खिलवाड़ करने का टाइम है तो तुम युद्ध में जाकर दुश्मनों को क्यों नहीं मार देते? मासूम लड़कियों को मेडुसा को खिला रहे हो। तुम ऐसा कुछ करके खुद को सैनिक कहने की हिम्मत करते हो। आदर्श अभी भी नहीं रुका था। उसने उस आदमी के चेहरे के दूसरी तरफ थप्पड़ जड़ा ताकि दोनों तरफ सही हो सके। आदर्श को अपने मैजिक पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ा। उसके राक्षसी शरीर से मिली ताकत गंगमा के मुंह के 2 दांत गिराने के लिए काफी थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम कभी भी मिस्र से जिंदा नहीं निकलोगे। तुम्हें पता भी नहीं है तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। गंगवा भी झुकने को तैयार नहीं था। उसने आदर्श को पीटने के बाद भी धमकाना जारी रखा। आदर्श एक बार हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए तो मैं भी उसे कुछ घूंसे मारूंगा। कुणाल भी उस आदमी के रवैये से गुस्सा हो गया। एक बार जब आहन को बचा लेंगे तो हम इस मैल को कहीं जिंदा दफना देंगे, ताकि उसे पता चले कि मम्मियों द्वारा जिंदा खाए जाने पर कैसा महसूस होता है। आदर्श ने सहमति जताई। समूह बार्गो लैंड में उसी दिशा में भागता रहा जिससे सेना और पीछे छूट गई। यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन सा स्पेस मैजिक ब्लिंक में माहिर है। अकेले ही आदर्श और हेडी कैसे हाथ मिला सकते हैं और लगातार ब्लिंक कर सकते हैं।
तीसरे दर्जे का ब्लिंग पहले से ही दुश्मन से काफी दूर जाने के लिए काफी था। भले ही सेना में कई सैनिक उड़ सकते हैं, आदर्श और उसके दल के लिए सबसे बड़ा खतरा सुपर मैजिशियन अनरजीत था। उन्हें नहीं मालूम था कि अनरजीत और वाणी कहाँ लड़ रहे थे। उन्हें केवल इतना मालूम था कि अनरजीत को बिजी रखकर वाणी ने उनकी बेहद मदद की। आधे घंटे के बाद जो सैनिक हवा में उनका पीछा कर रहे थे वे उनकी नजरों से ओझल हो गए। इसका मतलब यह नहीं था कि विंड विंग्स और विंग मैजिकल इक्विपमेंट वाले सैनिक धीमे थे, लेकिन जब सैनिक अलग हो गया और आदर्श और उसके दल का पीछा किया तो आदर्श लाइटनिंग के एक ही बोल्ट से उन्हें आसानी से कुचल सकता था। कुछ उदाहरणों के बाद सैनिकों ने अब उनके बेहद करीब रहने की हिम्मत नहीं की। आदर्श और हेडी दोनों ही ब्रेन का यूज करने में सक्षम थे। अगर सैनिक लगातार उन पर नजर नहीं रख पाते तो वे अंततः उन्हें खो देते। बार्गोलैंड सिर्फ रेतीली सतह नहीं थी, वहां उतार चढ़ाव, टीले और कुछ पौधे भी थे। छिपने की जगह ढूंढना मुश्किल नहीं था। 1 घंटे तक बैटल मैजिशियनों की नजरों से ओझल रहने के बाद कुणाल ने देखा कि एक इंसान 1 किलोमीटर दूर से तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उस इंसान की स्पीड काफी चौंकाने वाली थी। वह मेंटर वाणी है, वह भी भागने में सफल रहा। आदर्श ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वाणी जल्द ही उनके पास पहुंच गया। उसने अपनी सुंदरता खो दी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी पीठ, छाती, पैर और कंधों पर जलने, चिलचिलाती धूप और ठंड से लगी तरह तरह की चोटें थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वाणी ने गुस्से से कहा। आदर्श ने जवाब दिया, अगर हम टाइम रहते नहीं भागे तो हम सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास इस आदमी को बंधक बनाकर रखने का ही विकल्प है। मैं उससे उस बारे में बात नहीं कर रहा था। आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप पीछे हट रहे हैं। मैं उन गुस्सैल सैनिकों के सामने लगभग मर ही गया था, वाणी ने कहा। ओह ओह, मुझे लगा कि तुमने हमें जाते हुए देख लिया है। इसके अलावा तुम एक सुपर मैजिशियन हो। उनकी संख्या के बावजूद तुम्हें उनसे भागने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आदर्श ने भोलेपन से जवाब दिया। वाणी गुस्सा था, फिर भी वह जानता था कि अभी बहस करने का टाइम नहीं है। उसके स्टूडेंट अभी भी मिस्र के सैनिकों द्वारा बंदी बनाए गए थे। वह जंगल में बिल्कुल अकेला और असहाय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले ठीक हो जाओ, अगर चोटें और ज्यादा बढ़ गई तो तुम मर भी सकते हो, हेडी ने उसे याद दिलाया। वाणी भारी सांस लेते हुए बैठ गया। वो अपने बैग से कुछ दवाइयां निकालने ही वाला था कि उसने देखा कि लड़ाई के दौरान उसका बैग नष्ट हो गया। ना केवल उसका बैग नष्ट हो गया, बल्कि उसका सारा सामान भी खत्म हो गया। उसके पास पहचान का कोई वैध प्रमाण भी नहीं बचा। यहाँ तक कि दूतावास के लोगों ने भी उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपने मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बार में इसका बेहद ज्यादा इस्तेमाल ना करें, यह बेहद महंगा है। आदर्श ने वाणी को एलिमेंटल पोशन दिया। एलिमेंटल पोशन पार्थेन मंदिर का उत्पाद था। वे फायर, लाइट और आइस मैजिक जैसे एलिमेंटों के प्रभावों के उपचार के लिए यूज करे जाते थे। पार्थिन मंदिर इन पोषण को केवल तभी बेचता जब उनके पास धन की कमी होती, और ऐसा करने पर वे जल्दी से अपनी नकदी भंडार को फिर से भर लेते। राधा ने आदर्श के लिए औषधियों का पूरा बैग तैयार किया। अनरजीत को बिजी रखने में वाणी ने बेहद मदद की थी, नहीं तो उन्हें जनरल को पकड़ने में संघर्ष करना पड़ता। उस आदमी के लिए जल्दी से अपनी ताकत वापस पाना जरूरी था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटर वाणी का गुस्सा तब गायब हो गया जब उन्होंने देखा कि आदर्श ने उन्हें इतनी महंगी दवा दे दी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास पार्थिव मंदिर की बेहद सारी दवाइयां हैं? हेडी ने भ्रमित चेहरे से पूछा। केवल वे लोग ही इन औषधियों तक पहुंच सकते थे जो पार्थिव मंदिर के किसी व्यक्ति के करीबी थे, और वह व्यक्ति भी देवी के भवन से ही होना चाहिए। हेडी को पार्थिव मंदिर के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। उसने पार्थिव मंदिर को, जो आल्प्स इंस्टीट्यूट को परेशान करता रहता था, दुश्मन की तरह ही माना, ठीक वैसे ही जैसे आल्प्स इंस्टीट्यूट के दूसरे मैजिशियनों को। उसकी बाल वधु है। कुणाल अभी राज खोलने ही वाला था कि उसने देखा कि आदर्श उसे घूर रहा है। बाल वधु? बाल वधु क्या होती है? हेडी इस शब्द से अपरिचित थी। पहले हम मौजूदा मामलों पर ध्यान दें। ऐसा लगता है कि मिस्र की सेना युवा मेडुसा को खाना खिला रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई जनरल इसके लिए जिम्मेदार है, या उसके सीनियरों को इसके बारे में पता है, आदर्श ने बीच में टोकते हुए कहा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि केवल शैतान नगरी ही इंसानों को सताने के लिए डीमन प्राणियों के साथ मिली भगत करेगा। फिर भी इन सैनिकों जैसे लोगों ने दुनिया के बारे में उसका दृष्टिकोण ही बदल दिया।
क्या वे सभी भी सांप और बिच्छू डिमनों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? काहिरा के बाहरी इलाके उनसे भरे पड़े हैं। वे उन डिमन प्राणियों के शासकों को क्यों खिला रहे होंगे जिनके खिलाफ वे लड़ रहे हैं? क्या वे इसके बजाय दुश्मन को नहीं पार रहे होंगे? हेडिस के पीछे के तर्क को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। दुश्मन को बढ़ावा देना। फ्यूचर में एक युवा मेडुसा एक शासक लेवल का प्राणी हो सकता है। एक शासक लेवल का प्राणी आसानी से एक शहर पर एक बड़ी आपदा ला सकता है। डिमन प्राणियों की विशाल भीड़ का तो कहना ही क्या, जिस पर एक शासक लेवल का कंट्रोल हो। आपास, तुम्हें और क्या पता है? क्या उन्होंने तुम्हें कारण बताया कि वे तुम्हें युवा मेडुसा को क्यों खिला रहे हैं? आदर्श ने पूछा। आपास ने अपना सिर हिलाया। उसे ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। युवा मेडुसा के इर्द गिर्द मौजूद सैनिकों ने कभी कुछ नहीं कहा। वाणी ने सुझाव दिया, क्या यह राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष से संबंधित हो सकता है? डीमन प्राणियों के साथ मिली भगत। अगर काहिरा युद्ध हार गया तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी दल को इससे कोई फायदा होगा। आदर्श ने असहमति जताई। अगर उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक संघर्ष के लिए किया होता तो वे शैतान नगरी से अलग नहीं होते। उन्हें लोगों की सेवा करनी थी, ना कि उनसे नफरत करनी थी। युवा मेडुसा भी सेना के हाथों में पड़ गई है। हम कर्ज से छुटकारा भी नहीं पा सकेंगे। कुणाल ने आहें भरी। उन्होंने युवा मेडुसा को पकड़ने के लिए बेहद मेहनत की थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें सेना द्वारा फंसाया गया। यह पता चला कि डीमन जीव वास्तव में दुनिया की सबसे डरावनी चीज नहीं थे। आदर्श ने कहा, हमें शहर में प्रवेश करने और फैना से संपर्क करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, हो सकता है वो औरत और भी बदमाशों का साथ दे रही हो। वाणी ने उपहास किया। मुझे इस पर डाउट है। मेरा मानना है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अगर हम आहन और अन्य लोगों को बचाना चाहते हैं तो हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आदर्श ने कहा। आदर्श ने फैना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। उसे उस पर भरोसा था। वह कभी भी उन सैनिकों के साथ मिली भगत नहीं करेगी जो छोटी लड़कियों को युवा मेडुसा को खिला रहे थे। क्या हम इस आदमी को के जागने का वेट नहीं कर सकते और उससे पूछताछ नहीं कर सकते? हेडी ने गंगमा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो जमीन पर लेटा हुआ था। आदर्श और कुणाल चौंक गए। बिल्कुल सही। वे यह अनुमान लगाने की जहमत क्यों उठाते कि आखिर कारण क्या था? उनके हाथ में अभी भी एक महत्वपूर्ण बंधक था। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि वो आदमी अपना मुंह बंद रखने पर जोर देगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल सेना के कमांडर। काहिरा में एक चौकोर मीनार थी जो गीजा के महान पिरामिड के सामने थी। चौकोर मीनार मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार के क्रिस्टलीय ग्लास से बनी थी। दिन में तेज धूप को परावर्तित करने के बजाय यह उसे सोख लेती थी। रात में जब शांत मौत की रोशनी जमीन पर छाती थी तो चौकोर टावर दिन भर में संग्रहित रोशनी को उत्सर्जित करता था। हालांकि यह रोशनी मरे हुए लोगों को मारने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन यह अस्थायी रूप से मौत की रोशनी के प्रभावों को कम कर सकती थी। प्राचीन राजधानी में मरे हुए लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मौत के ऑरा पर निर्भर थे। इस बीच मिस्र में मरे हुए लोग मौत की रोशनी पर निर्भर थे। मरे हुए लोग उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकते थे जो मौत की रोशनी से ढके नहीं थे। हाल ही में काहिरा पर भारी संख्या में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया था, जिसमें खफरे के पिरामिड से किया गया अटैक भी शामिल था। चौकोर टावर ने कई बार ज़ॉम्बीज़ के अटैकों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले कुछ दिनों से ज़ॉम्बीज़ बेचैन थे, लेकिन सांप और बिच्छू डिमनों की संख्या में कमी नहीं आई। काहिरा के लोग लगातार युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। वे अब इसे पहले की तरह ही उदासीनता से नहीं लेते थे। शहर में एक असहज संदिग्ध माहौल बना हुआ था। चौकोर मीनार काहिरा की सबसे विश्वसनीय रक्षा थी। लंबे टाइम से चल रहा युद्ध अभी ही शुरू हुआ था, लेकिन काहिरा की सरकार को पहले ही अपनी रक्षा के लिए चौकोर मीनार को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोग मूर्ख नहीं थे। वे आसानी से बता सकते थे कि अधिकारियों द्वारा चौकोर मीनार की रक्षा को एक्टिवेट करने के निर्णय ने उनकी सेना कैसी चल रही है। चौकोर मीनार के ऊपर एक छोटे पिरामिड के आकार का मुख्यालय था। कैप्टन अरनजीत मुख्यालय के कमरे के बीच में खड़ा था। 30 मीटर की खिड़की के सामने अर्धचंद्राकार एक लंबी मेज रखी थी। मेज पर 5 सीटें थी जो काहिरा की सेना के 5 नेताओं के लिए थी। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे। एक था
अनरजीत, जिसने अपना सिर नीचे कर रहा था, वह एक भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। दूसरा व्यक्ति मेज की बीच वाली सीट पर बैठा एक अधेड़ उम्र का इंसान था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह दिख रहा था जिसमें कोई जीवन नहीं था, लेकिन उसकी काली काली आंखें अनरजीत को घूर रही थी, जिसमें उस आदमी की तीखी निगाहों से मिलने की हिम्मत भी नहीं थी, जो अब किसी खतरनाक बीस्ट की निगाहों जैसी लग रही थी। क्या तुम समझते हो कि तुम अभी भी केवल एक कैप्टन क्यों हो? ठंडी आंखों वाले आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं बेहद लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच एक सुपर मैजिशियन होगा, ना ही मैंने सोचा था, अनरजीत ने कहा। "हं, तुमने उम्मीद नहीं की थी, तुमने सोचा नहीं था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस दुनिया को दिमाग वाले लोग कंट्रोल करते हैं, ना कि उन लोगों द्वारा जिनके पास तुम्हारे जैसे स्वीकार्य कल्टीवेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, उसके कमांडर ने उसे डांटा। अनरजीत की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ बोले। उसने सैनिक की तरह अपना शरीर सीधा किया, लेकिन उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। सौभाग्य से वे सिर्फ कुछ बच्चे थे जो गलती से हमारी योजना में हस्तक्षेप कर गए, अन्यथा तुम्हारा दिमाग अब तक मेरे वाइन सेलर में डूब चुका होता, आदमी ने कहा। हाँ, मैं समझता हूं, लेकिन मेजर जनरल गंगमा के बारे में क्या? अनरजीत ने धीरे स्वर में पूछा। जब तक उनके दोस्त हमारे हाथों में हैं, वे उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन यूरोपियन इंस्टीट्यूट उनके साथ बच पाना आसान नहीं है। क्या आपके द्वारा पकड़े गए लोग अभी भी जीवित हैं? मास्टरमाइंड ने पूछा। वे हैं, उनकी कल्टीवेशन काफी उत्कृष्ट है। यह देखने के बाद मैंने उन्हें मारने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगा कि पहले आपसे कांटेक्ट करना सही रहेगा, अनरजीत ने कहा। क्या आपके पास कुछ अज्ञात पहचान वाले जहाज नहीं है जिन पर आमतौर पर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं? उसके कमांडर ने कहा। नहीं, मुझे नहीं पता, अनरजीत ने इनकार कर दिया। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी अजीबोगरीब आदतों से वाकिफ नहीं हूं? युवा मेडूसा अब गुस्से में होगी। तुम्हें पता है कि क्या करना है। उसे शांत करो और जो लोग बच गए हैं उनसे निपटो, मास्टरमाइंड ने गुस्से से कहा। अनरजीत ने जवाब दिया। वे बेहद तेजी से भागे। मुझे डर है कि मेरे आदमी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं उनसे निपटने के लिए किसी को भेजूंगा। इस बारे में एक रिपोर्ट लिखो कि कैसे तुम्हारे दल पर कुछ अज्ञात डाकुओं ने अटैक किया, ताकि अगर हेकेन को पता चले कि तुमने बिना परमिशन के अपने दल में लोगों को शामिल कर लिया है, मास्टरमाइंड ने कहा। हाँ, मैं इसे जारी रखूंगा, अनरजीत ने कहा। उसके कमांडर ने ठंडी आवाज में कहा। वो कुछ ही कहने ही वाला था कि कमरे के बाहर से फर्श पर बूटों की थपथपाहट की आवाज आई। अनरजीत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा खोला जा रहा है। एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके कंधों पर लगभग जमीन तक पहुंचने वाला कोट लटका हुआ था, कमरे में आया। अनरजीत ने जब उस आदमी को देखा तो उसने तुरंत उसे सलाम दिया तथा अपनी अचानक आई घबराहट को छिपाने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने अनरजीत की ओर नहीं देखा और मेज की ओर चला गया। जब अनरजीत ने पलटकर देखा तो उसने देखा कि उसका कमांडर बीच वाली सीट से बगल वाली सीट पर जा चुका था। कोबड़े शरीर वाला वह बूढ़ा आदमी अपने कमांडर के मुकाबले बेहद प्रभावशाली नहीं लग रहा था, लेकिन वह सीधा बीच वाली सीट पर चला गया और वहीं बैठ गया। बूढ़े आदमी को जैसे ही बैठने का मौका मिला, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखा और मजाकिया लहजे में पूछा, क्या तुम्हें यह जगह वाकई पसंद है? आपने अपनी ऊर्जा और समय काहिरा पर शासन करने में खर्च कर दिया है। अब टाइम आ गया है कि आप मौत की रोशनी की पहुंच से परे किसी शांतिपूर्ण जगह पर चले जाए और अपने लिए एक पालतू कुत्ता या पक्षी खरीद ले। अब आपके लिए छोटे जानवरों के साथ बातचीत करने का ज्यादा सही समय है, ना कि उन जंगली बिष्टों के जीव के साथ जो हमारे शहर को नष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मास्टरमाइंड ने बेरहमी से जवाब दिया। मुझे याद है कि जब तुम मेजर जनरल थे तब तुम कितने ईमानदार और खुले दिल के थे, लेकिन जब से आपको यहाँ सीट दी गई है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखों में धुंधलापन आ गया है और तुम्हारा दिल दूषित हो गया है। मैं काफी उत्सुक हूँ, वह कौन सी चीज थी जिसने आपको बदल दिया? बूढ़े व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया। मास्टरमाइंड ने जवाब दिया, शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई इंसान कितना अयोग्य है, या शायद यह लोगों की पसंद है, या शायद उम्र बढ़ने से व्यक्ति का साहस और लड़ने की प्रेरणा खत्म हो जाती है।
मैं समझता हूँ अगर युद्ध के बाद भी काहिरा खड़ा है तो अगली बार आप मुझे जो गर्म सीट देंगे उससे मैं निराश नहीं होऊंगा। लेकिन क्या आप जिस क्षेत्र के प्रभारी है वो पूरी तरह से अव्यवस्थित नहीं है? जब मैं अपने लिए दूध वाली चाय लेने सड़कों पर गया तो मैंने कई लोगों को यह बात करते सुना कि आपकी रणनीति कितनी बेवकूफापूर्ण है। मेरा एक शिष्य है जिसे दुर्भाग्य से आपकी अग्रिम पंक्ति की टुकड़ी में नियुक्त किया गया। उसने मुझसे वादा किया था कि वो युद्ध से पहले मेरे जन्मदिन बनाने के लिए वापस आ जाएगा, लेकिन कल रात मुझे उसका तोहफा नहीं मिला, ना ही मैं उसकी मधुर हंसी सुन सका। मैं केवल बर्थडे केक का एक टुकड़ा खा सकता हूँ जो मैंने जानबूझकर उसके लिए छोड़ा था। भले ही बेहद अधिक चीनी खाने से मैं जल्दी मर सकता हूँ। अब क्या आप अपना मुखौटा उतार सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको पहले से ही पता था कि उन्हें बेचने से पहले वह टुकड़ी वापस नहीं आएंगी? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। यह सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, लेकिन उसने मम्मियों के सामने मरकर मुझे वाकई चौंका दिया। इसलिए मेरे पास अपने अधीनस्थ को उसकी जगह लेने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे आदमियों को सौंपे गए मिशन कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरे आदमी हमेशा जीवित रहते हैं और अपने मिशन को पूरा करते हैं। मास्टरमाइंड ने सहजता से जवाब दिया। हाँ, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो डीमन प्राणी हमेशा आपके लोगों के प्रति मित्रवत होते हैं। हेकेन नामक बूढ़े व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की। अगली बार ज़ॉम्बीज के साथ अटैक करेंगे। आपको मुझे सेना का प्रभारी बनाना चाहिए ताकि आप अपने स्टूडेंट के लिए शोक मना सके, दूसरे ने कहा। यह हमारे लिए तय करने वाली बात नहीं है। वैसे क्या आपने कल गश्ती दल भेजा था? मेरे आदमियों ने अनरजीत की सेना को मैजिक से लोगों से लड़ते देखा था, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। कमांडर इन चीफ, मेरी टुकड़ी डाकुओं के एक ग्रुप से टकरा गई जो हमारे शहर की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब हम उनके पास पहुंचे तो वे अपनी पहचान साबित करने में असमर्थ थे। जब हमने उन्हें वापस लाने की कोशिश की तो उन्होंने अचानक हम पर अटैक कर दिया, इसलिए हमारे पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अनरजीत ने जल्दी से समझाया। ओह, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, बूढ़े आदमी ने शांति से कहा। हाँ, वास्तव में यह कुछ भी नहीं है, अनरजीत ने सिर हिलाया। क्या तुमने जनरल फैना की रिपोर्ट पढ़ी? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैंने क्या, यह पूरी तरह से बकवास है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है और इसके लिए उसे डांटा भी है, दूसरे ने उपहास किया। यह वास्तव में बेहद हास्यास्पद है, कमांडर ने कहा। एक सीमावर्ती किले के लेफ्टिनेंट जनरल को उसके छोटे से योगदान के लिए काहिरा में जनरल के पद पर पदोन्नत करना सचमुच एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। खैर, उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसने सोचा कि इससे मिस्र में शांति आएगी। कितने मजेदार बात है, कमांडर ने व्यंग्य कसा। एथन, ऐसी किसी बात पर विश्वास करना गलत नहीं है, हेकेन ने उसे डांटी। काहिरा के पश्चिम में बाहरी इलाके में आदर्श, हेडी, कुनाल, वाणी और अपास सुरक्षित क्षेत्र के किनारे पर आगे पीछे घूम रहे थे। शाम जल्द ही आ गई और स्नेक डिमन फिर से एक्टिवेट हो गए। प्रतिशोधी आंखों का कर्ज वापस आ गया। सर्वेंट लेवल के स्नेक डिमन उनके आसपास कहीं से भी दिखाई देते रहे। अरे वाह, सेना ने हमें वांटेड की सूची में डाल दिया है, यानी वांटेड की सूची में। हर प्रवेश द्वार पर सैनिक तैनात है। अगर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ ही समय में खुद को घिरा हुआ पाएंगे, मेंटन वाणी ने गुस्से से कहा। उन्हें शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और डीमन जीव भी उन पर अटैक कर रहे थे। वे इस समय मुश्किल में थे। जब बेतुका है, हम स्पष्ट रूप से पीड़ित है, लेकिन हम किसी तरह डाकू बन गए हैं जिन्होंने बिना किसी कारण के सेना पर अटैक किया। हेडिथ क्रोधित हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी देश की सेना सच्चाई को इस हद तक तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकती है। आदर्श ने कहा, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होने वाला है। हमें सैनिकों को चकमा देकर शहर में घुसने का कोई रास्ता निकालना होगा। हमें फैना को बताना होगा कि क्या हुआ। हर जगह पहरेदार है, अभी युद्ध चल रहा है। मुझे संदेह है कि हम किसी तरह शहर में घुस पाएंगे। कुणाल ने अपना सिर हिलाया। हमेशा एक मौका रहता है। काहिरा बेहद बड़ा है, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां रक्षा कमजोर होंगी। हम अपनी ताकत से आगे निकल सकते हैं, लेकिन सेना वास्तव में हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसा लगता है कि गंगमा हमसे झूठ नहीं बोल रहा था, आदर्श ने कहा।
शहर की सुरक्षा में बेहद से सैनिक तैनात होंगे, लेकिन उन सभी ने हमें सिर्फ 1 या 2 दिन में ही वांटेड घोषित कर दिया। ऐसा लगता है कि जिस आदमी की पूंछ पर हमने कदम रखा है वह कोई जनरल नहीं है, कुणाल ने कहा। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, आगे बढ़ने या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। मेजर जनरल गंगमा एक पुराने पेड़ के तने के सहारे झुका हुआ था। जब उन्होंने देखा कि आदर्श और बाकी लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो हंस पड़ा। सच में आप पहले से ही आसान रास्ता अपना सकते थे। क्या तुमको लगता है कि तुम इस किसके खिलाफ जा रहे हो? तुमने बचने का एकमात्र मौका मेरे साथ अच्छा बिहेव करना, उस छोटी लड़की को मुझे सौंपना और मुझे वापस सेना में भेजना है, मेजर जनरल गंगमा ने कहा। आदर्श काहिरा में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब बाहर निकलना भी मुश्किल था। स्नेक डीमन उन पर कड़ी नजर रख रहे थे। जैसे ही वे शहर के आसपास के से बाहर निकलते, डीमन स्नेक उन्हें तुरंत घेर लेते। सबसे पहले युवा मेडूसा का अपहरण करने से वे गुस्सा हो चुके थे। दूसरा, प्रतिशोधी आंखों का कर्ज भी उन्हें अट्रैक्ट करता रहेगा। वे शहर से बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही अंदर जा सकते थे। अगर वे अपना टाइम बर्बाद करते रहे तो कर्ज और भी बदतर हो जाएगा। डीमन स्नेक्स उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। क्या तुम्हारी हड्डियों में फिर से खुजली हो रही है? आदर्श ने गंगमा से पूछा। गंगमा आदर्श से काफी डरा हुआ था। जब आदर्श ने उनके शरीर में डार्क मटेरियल इंजेक्ट किया तो उन्हें जो यातनाएं झेलनी पड़ी वह बिल्कुल असहनीय थी। भले ही मेजर जनरल गंगमा के पास अब कोई रहस्य नहीं था, लेकिन वो फिर से यातना नहीं सहना चाहता था। क्यों ना हम इस लड़की को वापस कर दे। मैं अब अपने स्टूडेंटों के बारे में चिंतित हूँ, मेंटरवाणी ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा। वह छात्रों का प्रभारी गुरु था और छात्रों के साथ कुछ भी होने पर उसे जिम्मेदार ठहराया जाता। जब सेना ने उन्हें वांछित के रूप में सूचीबद्ध किया तो वाणी पहले से ही डर चुका था। वह एक सुपर मैजिशियन हो सकता है, लेकिन वह बिना किसी वास्तविक अधिकार के केवल एक टीचर था। वह जनरलों और कमांडरों की तुलना में कुछ भी नहीं था। वाणी जानता था कि किस तरह के लोगों के साथ वह पंगा नहीं ले सकता है, इसलिए उसे लगा कि अब वह बेहद बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे वापस भेजो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्र की सेना हम पर आसानी से अटैक करेगी? वे हम पर अटैक कर सकते हैं बिना यह पूछे कि हम कौन हैं। इसका मतलब है कि उन्हें किसकी परवाह भी नहीं। हमें बाहर निकालने से उन्हें बेहद सी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, आदर्श ने कहा। समझौता? अगर वे समझौता करने का फैसला करते हैं तो वे अपने जीवन और सम्मान को दूसरों के हाथों में सौंप देंगे। यह कुछ ऐसा था जिसमें आदर्श को सबसे ज्यादा नफरत करता था। लेकिन इस स्तर पर तो हम मर ही जाएंगे। अगर वे बड़े सांप दिख जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये रेड मेडूसा हमें ढूंढ ले तो हम बर्बाद हो जाएंगे, वाणी ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि आप लोगों में से टीचर ही समझदार है। चिंता मत करो, तुम यूरोपीय इंस्टीट्यूट से हो। हमारी सेना के पास ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल को भड़काने का कोई कारण नहीं है। जो तुमने देखा उसे भूल जाओ, लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि तुम मिस्र से सुरक्षित निकल जाओगे। मैं सेना को तुम्हारे छात्रों के लिए मुकदमा पूरा करने के लिए योगदान की मोहरें भी भरने दे सकता हूँ, ताकि तुम गौरव के साथ अपने स्कूल लौट सको, मेजर जनरल गंगमा ने फिर से कहा। बस अपना मुंह बंद रखो, आदर्श ने गंगमा की छाती पर लात मारी। उस आदमी को लगभग खून की उल्टी होगी। तुम क्या कर रहे हो? उसे प्रताड़ित करने से हमें क्या फायदा होगा? मुझे लगता है कि बैकअप प्लान रखना कोई बुरा विचार नहीं है, मेंटर वाणी ने कहा। आदर्श ने वाणी की अनदेखी की और ऊंची जगह पर चला गया। सूरज पश्चिम में डूब रहा था। डीमन स्नेक जल्द ही एक्टिवेट होने वाले थे, जिसका मतलब था कि कर्स और भी बदतर हो जाएगा। यह एक और कठिन लड़ाई होने वाली थी। अपास आदर्श के बगल घुटनों के बल बैठ गया और डूबते सूरज को घूरने लगी। उसका चेहरा कोमल और सुंदर था, हालांकि उसकी स्पर्श सुंदर आंखों में कोई ऊर्जा नहीं थी। बड़े भाई, क्या मैं आपको बेहद परेशानी दे रही हूँ? अपास ने धीरे से पूछा। गंगमा ने अपास की बातें सुनी और सच था कि वह हर चीज का कारण थी। मिस्र की सेना आदर्श और अन्य लोगों को छोड़ सकती थी, क्योंकि आखिरकार उनकी ताकत और पृष्ठभूमि इतनी सरल नहीं थी।
लेकिन वे अपास को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि वे युवा मेडुसा को खाना खिला रहे थे। अगर यह बात जनता को पता चल जाती तो मिस्र या पूरी दुनिया में बड़ी अराजकता मची जाती। आदर्श ने अपास के बिखरे बालों को थपथपाते हुए कहा, मैंने इससे भी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, यह कुछ भी नहीं है। अपास ने धीरे से अपना सिर उठाया। वो आदर्श को बेहद देर तक देखती रही, इतनी देर तक कि आदर्श को थोड़ा अजीब लगने लगा। अपास वाकई बेहद सुंदर थी। आदर्श जब पहली बार उसे देखता था तो उसकी खूबसूरती देखकर शौक रह जाता था। यही मुख्य कारण था कि उसने मान लिया कि वह युवा मेडुसा है, उसका मासूम लेकिन आकर्षक रूप। उसे एक शुद्ध छोटी लड़की माना जाता था, फिर भी उसका स्वभाव बेहद आकर्षक था। आदर्श ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली, अन्यथा लड़की को पता चल जाता कि उसने उसकी आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया है। क्या आप मुझे पसंद करते हो? अपास ने गंभीर स्वर में कहा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आदर्श चौंका। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी सुरक्षा क्यों कर रहे हो? अपास ने पूछा। आदर्श इस प्रश्न से थोड़ा हैरान था। उन्होंने समझाया, इसका किसी व्यक्ति को पसंद करने या ना करने से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक मांस और खून वाला इंसान हूँ। ज्यादातर लोगों की तरह मुझे क्रूर और गंदी चीजों से नफरत है। हालांकि दुनिया इन चीजों से भरी हुई है और मैं न्याय के नायक की तरह उन सभी को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं उनसे टकराता हूं तो मैं ऐसे नहीं मान सकता जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। ओह ओह, इसका मतलब है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी आप यही करते हैं ना? आपास ने पूछा। कम या ज्यादा, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जो अच्छे दिखने वाले लोगों को पसंद करती है। शायद अगर कोई इंसान ज्यादा दिखने वाला हो तो मैं ज्यादा गंभीर हो जाऊंगा और मैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए ज्यादा दृढ़ निश्चय भी हो जाऊंगा। आदर्श ने सहमति जताई। हेडी कुछ ही दूर थी। जब उसने पहला वाक्य सुना तो वो काफी भावुक हो गई। आदर्श के बारे में उसकी धारणा नाटकीय रूप से बदलने वाली थी, लेकिन वाक्यों का दूसरा भाग सुनने के बाद उसे एक बार फिर से विश्वास हो गया कि आदर्श हमेशा की तरह बेवकूफ ही बना रहेगा। यह आखिरी बोतल है जो हमारे पास बची है। यह हमें रात भर जीवित रहने में मदद करेगी। कुणाल उनके पास आया और उन्हें कुछ पतले तरल पदार्थ की बोतल दी। कुणाल ने एक सीरम बनाने में कामयाबी हासिल की जो अस्थायी रूप से प्रतिशोधी आंखों के कर्ज को रोक सकती थी। दुर्भाग्य से सीरम उन्हें केवल कुछ ही समय दे सकती थी। यह कर्ज से छुटकारा नहीं दिला सकी। आदर्श ने कहा, चलो आराम करते हैं। मुझे यकीन है कि कल हम बेहद लड़ेंगे, इसके लिए तैयार रहे। कुणाल ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से उन्हें आराम नहीं मिला था और सैनिकों ने उन्हें घायल भी कर दिया। अगर वे खुद पर दबाव डालते रहे तो उनका शरीर और दिमाग जल्द ही टूट जाएगा। रूप ने रात को आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। शाम होने पर डीमन स्नेक उन्हें ढूंढ नहीं पाए। कुणाल के सीरम ने ठीक वैसा ही काम किया जैसा कि इरादा था। वे सभी बेहद थके हुए थे। युवा मेडुसा को पकड़ने के प्रयास के दौरान उन्हें हर समय ध्यान केंद्रित रखना था। प्रतिशोधी आंखों के कर्ज की अंतहीन यात्रा का तो जिक्र ही ना करे तो बेहतर है। वे सेना से वो मुश्किल बच निकले, फिर भी डीमन स्नेक और सैनिक अभी भी उनका गला पकड़ रहे थे।